हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका एक वार्म वेलकम। बारी है आज के थर्सडे के सास बहू और सेंसेक्स की। और थर्सडे के दिन अगर तो घूमने नहीं निकले तो अपने साथ होते हैं ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब। निकल के क्या घूमने? नहीं निकले। राजेश सर गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आता हूं सर, आपसे बातचीत की शुरुआत करूंगा। पहले राजेश सर जैसे बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट से अगर आपको अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरी सॉल्व करवानी है तो दो तरीके। एक, व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट करिए हमको 7045220000 पर। फ्लिप होगा तो आपके सामने ईमेल आईडी भी आ जाएगा। आप लोग में से कई लोग बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं अपने पोर्टफोलियो की प्रॉब्लम्स। अच्छा तरीका है ये ईमेल के थ्रू, क्योंकि व्हाट्सएप पर ज़्यादा लंबा जा नहीं सकते। सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, इस पर रीच आउट करिए। खैर, क्विकली एक बार मार्केट दिखा दूं, उसके बाद राजेश सर के पास चलते हैं। ठीक है, शुरुआती तो ऐसा लगा था एकदम बहुत ही वोलेटाइल था। चुनिंदा पहले मिनट ट्रेडिंग के हम खुले थे मेरे ख्याल से 50 पॉइंट ऊपर मोटा मोटी। उसके बाद अचानक ठंडे पड़े। इनफैक्ट इवन इन रेड स्लिप हुए 20-25 पॉइंट दबाव में चले गए थे। उसके बाद संभले और अब 1/4% आसपास के उछाल के साथ। तो और ये जो रेंज वॉलेटिलिटी की अब तक आपने देखी, आज एक्सपायरी डे है, ध्यान रखिएगा, गुरुवार का दिन है। निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी हो रही होगी वीकली। ये जो दायरा है ना 576 से 430 ऊपर और नीचे, ये बेसिकली कल की रेंज हो गई 608 से 325 की। उसके अंदर ही इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, राजेश सर के जो टेक्निकल दोस्त हैं वो कहते हैं इनसाइड डे है। लार्जली मोटा मोटी कह लीजिए कंसोलिडेट कर रहा है भारतीय बाजार और कुछ नहीं। पर एक दिक्कत है मेरे लिए, ये बैंक्स और फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं। अब एक एचडीएफसी बैंक ने मामला संभाल रखा है, अदरवाइज बैंक निफ्टी आपको नीचे मिलता, फाइनेंशियल इंडेक्स नीचे मिलता। पर एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक है, 2/3%। हैवी वेट है, गजब का हैवी वेट है इस पॉकेट का। अदरवाइज एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा तो आईसीआईसीआई फ्लैट पड़ा है, बाकी सारे दबाव में। बैंक्स और फाइनेंशियल्स मैंने वर्ड यूज करा, देखिए कोटक, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस भी अगर लिस्ट नीचे जाता तो वो भी मिलता। ये सब दबाव में। पर हाँ, दो बाजार के इंपॉर्टेंट पिलर्स संभले हुए हैं, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। तो बेसिकली अब इसे ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि ये दोनों ही समझ होते तो थोड़ा दिक्कत वाला बाजार होता है, लेकिन मैनेज हो रहा है एक्सपायरी के दिन। ये दो दिग्गज स्टॉक्स के थ्रू इजी हो जाता है। ब्रेड ठीक है, एडवांसेस के फेवर में, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 5:4 का रेशियो है। इन ग्रीन 5 हैं तो इन रेड 4 ट्रेड कर रहे होंगे हर 9 में से, ऐसा समझिए। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। राजेश सर जुड़ते हैं तो अपन एसबीएस स्टॉक पिक का समय भी रेडी रखते हैं। आज अपने को बेंगलुरु, जोधपुर, भिलई और मुंबई, यहां सबकी क्वेरी सॉल्व करनी है। बेंगलुरु सब जुड़ चुके हैं, आप सबको गुड आफ्टरनून। बेंगलुरु से शिप्रा जी जुड़ती हुई। शिप्रा मैम गुड आफ्टरनून। शिप्रा मैम क्या करते हो बेंगलुरु में आप? गुड आफ्टरनून सर। सर मैं सीई इन्फो में एचआर मैनेजर। सीई इन्फो? जी वो जो अपनी वो लिस्टेड कंपनी है? हाँ, शायद, पता नहीं, मुझे लिस्टेड। सीई इन्फो, नहीं स्टॉक तो दिखाई राइट साहब। अच्छा, एचआर मैनेजर है मैम, तो जरा प्लीज नंबर सेव कर लीजिएगा मैम का। शिप्रा मैम कब से स्टॉक मार्केट में हो? सर कोविड के टाइम से। कोविड के टाइम से 4-5 साल हो गए। सीई इन्फो ये मैप माई इंडिया वाला ना? जी हाँ, तो लिस्टेड है आपकी, तो बढ़िया। किसी वर्मा जी की कंपनी है ना? हाँ, एक्चुअली मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, सो अच्छा शिप्रा मैम, पहला सवाल पूछो आप तो। सर मेरे पास एस्ट्रल के स्टॉक्स हैं, 40 स्टॉक्स हैं, एंड इट्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1789.6। एस्ट्रल एट 1789, और एस्ट्रल बीच में काफी स्लिप हो गया था, अब तो फिर भी थोड़ा बहुत लोअर लेवल संभला है। पॉलीमर के प्राइसेस जो सरदर्द था वो अभी भी लिंगर ऑन कर रहा है। लास्ट टाइम राजेश सर बात हुई थी एस्ट्रल के वो डायरेक्टर फाइनेंस से, वो कह रहे थे 1-8 क्वार्टर की वॉलेटिलिटी और मान के चलिए, उसके बाद हालात पटरी पे आ जाएंगे।
पता नहीं इस होप पे कितना राइड करूं मैं। एस्ट्रल फंडामेंटली है कैसी, क्योंकि मेरे को 300 रुपए का लॉस हो रहा है, करा क्या जाए? गुड आफ्टरनून आशीष जी। जो भी महिला मित्रगण पैनल में हैं सबको नमस्कार। आपने सही कहा, डायरेक्टर फाइनेंस हीरानंद जी ने जो कमेंट्री हाँ, दी थी, हीरानंद सबलानी साहब, यस। तो मैंने भी सुनी थी। अब खैर कंपनी पे अगर आए तो ये बात अपनी जगह है कि पीवीसी के प्राइसेस जो है वो अभी भी लिंगर कर रहे हैं और कुछ दिन तक और लगता है कि लिंगर ही करेंगे। लेकिन कंपनी को अगर आप देखें तो बेसिकली दो वर्टिकल में काम करती है। एक तो प्लम्बिंग, जो कि पाइप फिटिंग, वाटर टैंक्स, बाथवेयर वगैरह में आता है, और दूसरा पेंट्स एंड अडेसिव्स में है। दोनों ही डिवीजन अच्छे चल रहे हैं। और FY25 की अगर बात की जाए तो बाथवेयर में करीब करीब 51% की ग्रोथ देखी गई, एडेसिव बिजनेस में 14% की ग्रोथ देखी गई, और अभी एक्सपोर्ट्स मार्केट को एक्सप्लोर करने की बातें कर रहे हैं। प्लम्बिंग की प्रोडक्शन कैपेसिटी 334 से बढ़ा के 382 तक कर लिया है, और और आगे और बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। कैश की बात करें, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, 600 करोड़ के आसपास का कैश है कंपनी में। मैं समझता हूँ वो उसे अधिग्रहण या एक्सपेंशन में सहायता करेगा। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है। मेरी राय तो यही रहेगी कि अगर किन्हीं कारणों से ये स्टॉक 1300 तक आता है या 13, 1350 तक, तो वहाँ ऐड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह रहेगी। होल्ड करिए शिप्रा मैम, चाहें तो जो ट्रिगर्स राजेश सर बता रहे हैं उन ट्रिगर पॉइंट पे आए तो ऐड भी किया जा सकता है। आप ऑफिस में नहीं हो शिप्रा? में ऑफिस में हो गया अभी? नहीं नहीं, घर पर हूँ। ये HR का सही है। आप हफ्ते भर जाते नहीं हो ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम चलता है क्या? नहीं नहीं, वीकली वंस। तो फिर वो अच्छा नहीं, मैं गलत छोड़ देता हूँ। जोधपुर जा रहा हूँ। जोधपुर से डॉक्टर आसमा व्यास जी जुड़ती हुई। डॉक्टर आसमा मैम, नमस्ते डॉक्टर आशीष जी। मैम, डॉक्टर कौन से वाले हो आप? मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। हाँ, मतलब वो स्टेथोस्कोप वाले, एक होते हैं पढ़ाई वाले, एक होते हैं स्टेथोस्कोप वाले। नहीं नहीं, मैं स्टेथोस्कोप वाली हूँ। हाँ, परफेक्ट है। आसमा मैम, कब से स्टॉक मार्केट से आप जुड़े हो? मैं 2015 से। 2015, इट्स बीन लॉन्ग, अ डिकेड, है ना? और आसमा मैम खुद ही अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर, आई एम अज्यूमिंग आप दिन भर तो बिजी रहते होगे, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सब स्टॉक्स रखते हो, ऐसा? लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही है और ज़्यादातर रात में ही आके चेक करती हूँ सारे। हाँ, और ये स्टॉक्स डिसाइड कैसे करते हो कौन से लेने नहीं लेने? थोड़ा बहुत हेल्प ले लेती हूँ फ्रेंड्स से, इधर उधर, हस्बैंड से। डन। आसमा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला मेरा कैम्स पे है। उनकी मैंने बाइंग की थी 4321 पे। मेरे पास 143 स्टॉक्स हैं। तो मैं जानना चाहती थी कि इसका अपसाइड टारगेट क्या रखूं। है लंबी अवधि के लिए? होल्डिंग पीरियड 1 to 3 मंथ्स के लिए है। शॉर्ट टर्म लिए थे। ट्रेडिंग वाला मामला है। राजेश सर, कैम्प्स किया क्या जाए? देखिए, पहले कंपनी पे आते हैं तो कंपनी बहुत शानदार है। म्यूचुअल फंड, नॉन म्यूचुअल फंड दोनों बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखी गई, करीब करीब 15% की चौथी तिमाही में। मार्केट शेयर करीब करीब 68% का है। 51 में से 26 AMC को ये केटर कर रहे हैं, और जिस तरीके की SIP वगैरह में ग्रोथ हो रही है ना, तो इनका भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करूँ तो मैं समझता हूँ 4600 4700 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। बट चूंकि इनका 1 से 3 महीने का ही नजरिया है, तो इन्हें एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 3950 रुपए का, और कैरी कर सकते हैं स्टॉक को 4450 4500 के आसपास। एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, और उसके बाद 4600 और 4780 के बीच में रेजिस्टेंस आते हैं, वहां तक इंतजार कर लें। भिलाई से नीतू चटवानी मैम। नीतू मैम, गुड आफ्टरनून। नीतू मैम, गुड आफ्टरनून सर। नीतू मैम, अपनी मुलाकात हो चुकी है मुझे लग रहा है आपको देख के। जी सर, हो चुकी है। हाँ, नीतू मैम कैसे हो? बढ़िया सर। आज का पहला सवाल कौन सा नीतू मैम? जमुना ऑटो लिया हुआ है, 135 रुपीज की बाइंग है, 600 क्वांटिटी। और अच्छा, जमुना ऑटो का आइडिया कहाँ से आया था? बस टीवी में देखा था और जैन साहब ने दिया था, तो उस पे ट्रस्ट करती हूँ, जैन साहब के स्टॉक पे। हाँ, 135 पे खरीदा है, 95 पे चल रहा है। राजेश सर, क्या करें ये जामना ऑटो में? देखिए, बहुत शानदार कंपनी है। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन वगैरह बनाती है, जो कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होते हैं, न केवल भारत में बल्कि एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हैं।
लीडरशिप है एक तरीके से अपनी सस्पेंशन वाले बिजनेस में, तो और कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। इस वक्त थोड़ी सी ऑटो में दबाव है, और दूसरे जो टैरिफ वगैरह को लेकर के विदेशों को मार्केट को लेकर दबाव दिख रहा है, उस वजह से ये प्रेशर बना हुआ है। लेकिन लंबी अवधि के लिए स्टॉक अच्छा है। मैं समझता हूँ 130, 135, 12 से 18 महीने में आ सकता है, तो इस वक्त बनी रहने की सलाह रहेगी। 130, 135, 12 से 18 महीने में, तो आपका भाव आने में थोड़ा भी टाइम लगेगा, 1-1.5 साल। 1-1.5 साल इसमें इंतजार करें कि स्विच करके फिर कहीं थोड़ा जल्दी कमाई नहीं हो सकती क्या राजेश सर? देखिए, शेयर बाजार में आप अच्छी कंपनी में बने रहो, ये ज्यादा तो जरूरी अगर है। इस पे कन्विक्शन है तो ऐड करूंगा इन लेवल्स पे कि छोड़ दूं? नहीं, इस वक्त ऐड करने की सलाह नहीं दूंगा, कारण कि जैसे वो यूएस टैरिफ की जो दिक्कतें चल रही हैं उसको देखते हुए वहां से थोड़ी सी बिल्कुल। क्लैरिटी आ जाए तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत शानदार है। कंपनी बढ़िया है, लेकिन अभी ऐड नहीं करेंगे इन लेवल्स पे, होल्ड करेंगे। नीतू मैम, मुंबई से रक्षा दोषी जी भी स्क्रीन पर हैं। रक्षा मैम, गुड आफ्टरनून। रक्षा मैम नमस्ते। रक्षा मैम, कब से आप शेयर बाजार में हो? हाँ, मैं 4 महीने पहले डीमेट अकाउंट किया है, अभी शुरू किया है, और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, और अरे फिर वाह। 5 लाख मुझे डालने का है। 2 लाख तो- डाल दिए, 5 लाख डालने का है। हाँ, 2 लाख तो कहाँ डाल दिए? मुझे, हाँ, तो कौन सी स्क्रिप्ट में अच्छी से लूं, और मैं 65 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं 4-5 साल वेट कर सकती हूँ, तो अच्छा, उसके ये जो हिसाब पहले से 2 लाख के स्टॉक लिए थे, कौन कौन से ले लिए आपने ऑलरेडी? क्या क्या है अपने पास? मैंने ऑलरेडी सीसीएस लिया है, सिप्ला लिया है, एलएनटी लिया है, और ओएनजीसी लिया है। टीसीएस, सिप्ला, एलएनटी और ओएनजीसी ले लिया है। हाँ, या तो इस पे ऐड करें या कोई नया स्टॉक 5 लाख रुपए और डालने राजेश सर। अभी वो एसबीआई स्टॉक पे राजेश सर अलग है। अभी अपने को 4-5 साल कन्विक्शन, बार बार ना देखना पड़े, भरोसा हो। ऐसा नहीं कि रिव्यू ना करूं मैं, वो बात अलग। अच्छा, इस लिस्ट में ओएनजीसी सही बैठता है क्या? ओएनजीसी थोड़ा सा मुझे लगता है वो थोड़ा सिक्लिकल मामला हो जाता है, लेकिन फिर भी आप बताओ, ये जो लिए हुए मैम ने, इन्हीं में कहीं और भर दूं, या कोई नया स्टॉक है जिसमें लगता है 4-5 साल के टाइम होराइजन में दमखम है, कंफर्टेबली पैसा डिसेंट सा बना के दे दे? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो इन्होंने एकदम अभी शुरुआत करी है, और दूसरी इनकी एज को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ लार्ज कैप में ही रहना चाहिए। सवाल ये था कि ओएनजीसी ठीक बैठता है या नहीं। ओएनजीसी सिक्लिकल है, और चूंकि इनका नजरिया 4-5 साल का है, तो मैं समझता हूँ साइकिल घूम भी सकता है, और डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी, स्टेबल कंपनी है, तो बनी रह सकती है। इस लिस्ट में मैं 2-4 नाम और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि 5 लाख ही और डालना चाहती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर ले। जो ले लिया है ठीक है, अच्छी कंपनियां हैं, कोई खराबी नहीं है, बट जो 5 लाख आप नया डालने चाहती हैं, उसे 5 अलग अलग स्टॉक में लाख लाख रुपया डाल दें, तो थोड़ा सा स्टेबल पोर्टफोलियो हो जाएगा। पहला रिलायंस का रहेगा, दूसरा एचडीएफसी बैंक का रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बजाज फिनसर्व और जियो फाइनेंशियल। ये 5 अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग सेक्टर्स के पिक हैं, और आप इसमें डाइवर्सिफाई कर सकती हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो मेरे हिसाब से आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा लार्ज कैप में। मिड कैप जैसा अंधाधुंध रिटर्न नहीं आ सकता है, क्यों, लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही होता है। ये थोड़ा सा स्टेबल पोर्टफोलियो रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेगा। तो रक्षा मैम, 5 लाख में 1-1 लाख रुपया अगर राजेश सर की माने तो इन स्टॉक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बजाज फिनसर्व और जियो फाइनेंशियल। राजेश सर, बजाज फिनसर्व चुना बजाज फाइनेंस के ऊपर, है ना? जी बिल्कुल। ठीक। उसका कारण ये है कि बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस की ही होल्डिंग कंपनी है। हाँ। और उसके अलावा इंश्योरेंस के दोनों वेंचर्स उसमें हैं, हाउसिंग फाइनेंस उसमें है, एनबीएफसी उसमें है, और एएमसी भी उसमें है। तो सारे प्रोडक्ट्स आपको बजाज फिनसर्व में मिल जाते हैं। बजाज फाइनेंस की होल्डिंग है, तो बजाज फाइनेंस का तड़का तो अलग है ही। रक्षा मैम ठीक है? हाँ, ठीक है। आपने लिखा क्या? Yes. मैंने तो लिखा, आपने लिखा क्या? लिखा पर लिख दिया। मेरा पोर्टफोलियो मुझे खुद ही बनाने का है। डॉक्टर आसमा मैम, अगला सवाल। हाँ जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलटीटीएस पे।
उसकी मैंने बाइंग की थी 4589 पे, मेरे पास उसके 150 स्टॉक्स हैं और मैं जानना चाहती हूँ इनको कब तक होल्ड करूँ, इनमें मुझे थोड़ा नुकसान हो रहा है। LTTS, राजेश सर कैसी है फंडामेंटली, कब तक होल्ड होल्ड करने लायक है कि नहीं, और है तो आपके हिसाब से कितने टाइम होराइजन के लिए लेके बैठने वाला स्टॉक है ये? देखिए, आईटी में बहुत दिक्कतें इस वक्त चल रही है, ग्रोथ को लेकर के या डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को लेकर के या यूएस से जो भी खबरें आती हैं उसको लेकर के, वो दरकिनार रखा जाए तो कंपनी बहुत शानदार है। मर्जर के बाद एक बड़ा रूप उभर कर आया है। चौथी तिमाही में भी नतीजे ठीक ठाक आए थे, एस्टिमेट से थोड़े नीचे थे बट ठीक ठाक थे माहौल को देखते हुए। जिस तरीके के नए लार्ज डील्स हुए वो सबको देखते हुए भविष्य भी अच्छा लगता है। पाइपलाइन डील की अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है, तो 4500 साढ़े 4500 के टारगेट आने वाले 2 क्वार्टर्स में हो सकते हैं। बट अब दिक्कत यही है कि टैरिफ वगैरह को लेकर के पूरे आईटी पैक में थोड़े से काले बादल छाए हुए हैं, तो थोड़ा इंतजार आपको लंबा करना पड़ सकता है। हाँ, अच्छा, LTTS लिया, कैंप्स लिया, ये मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, ये सब अच्छे नहीं है ना? सब अच्छे हैं। तो फिर लिए क्यों नहीं आपने? आपको तो पकड़ भी थी उस स्पेस में। ठीक है, चलिए भिलाई वापस जा रहा हूँ। नीतू मैम, अगला सवाल। बिरला सॉफ्ट लिया हुआ है सर। बिरला सॉफ्ट लिया हुआ है, किस भाव पे आ गया? ऑलमोस्ट 600 के भाव पे है ना जी? अरे यार, 150 रुपए का लॉस हो रहा है। राजेश सर क्या करें? देखिए, ये भी अच्छी कंपनी है बट फिर वही बात है, एक तो मिड कैप की है, दूसरे आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। तो आईटी सेक्टर में जहां दिग्गज ही इस वक्त थोड़े से दिक्कत झेल रहे हैं, तो मिड कैप वगैरह में तो थोड़ा सा इंतजार भी आपको लंबा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो इसमें से उछाल में निकलना चाहिए। और कुछ दूसरे सेक्टर्स में जैसे कि एनबीएफसी में ही अगर बात की जाए, तो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले जियो फाइनेंशियल बता रहे थे या पूना वाला बता रहे थे, या इवन कल की जो लिस्टिंग है एचडीबी, वहां ध्यान दे सकते हैं। तो एनबीएफसी में मूव कर सकते हैं, या हेल्थ केयर अच्छा लगता है वहां पर आपको, अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालय, मेदांता, ये सब स्टॉक में मूव कर जाएं तो आपके जो लॉसेज हैं वो थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाएंगे। सेक्टर बदलना पड़ेगा अपने को, स्टॉक बेचना है मैम, लॉस में निकालिए, बेहतर है ये विकल्प जो राजेश सर बता रहे हैं उस तरफ मूव करिए। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, रिलायंस, जियो फाइनेंशियल, राजेश सर ने सब पिक दे दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन, ओनरशिप और कंट्रोल रिलायंस के पास है। जियो फाइनेंशियल पे ध्यान रखिएगा, हमारे और जियो फाइनेंशियल के प्रमोटर्स सेम है, तो कोई ट्रेड वेड इन्वेस्टमेंट वगैरह का मन बन गया बातचीत सुनकर, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बातचीत जरूर कर लीजिएगा, रीचेक करा लीजिएगा। चलिए, इस नोट पर शिप्रा मैम, डॉक्टर आसमा मैम, नीतू जी, रक्षा मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। राजेश सर, मिलते हैं ब्रेक के उस पार बढ़िया सी एसबीएस स्टॉक पिक के साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बारी है आज के एसबीएस स्टॉक पिक की। लाइए स्टिंग रखिए राजेश सर को स्क्रीन पे। राजेश सर, आज का लंबी अवधि का बढ़िया सा ये पिंक कॉम्बो पहन के राजेश सर आते हैं खास तौर पे अपने शो के लिए, तो डायरेक्टर साहब ने ना पूरी स्क्रीन भी पिंक पिंक कर दी हर तरफ, आपने नोटिस करा है? राजेश सर और स्क्रीन मैच करती है आमतौर पे। राजेश सर, आज की पिक? देखिए, आज की एसबीएस पिक के हिसाब से जो हालिया लिस्टिंग है, हालिया यानी कि कल ही की जो लिस्टिंग है एचडीबी फाइनेंशियल, के साथ जाना चाहूंगा। आप देखें तो एचडीएफसी बैंक की नॉन बैंकिंग सब्सिडियरी है, जिसकी एसेट बुक बहुत डाइवर्सिफाइड है, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। ग्रॉस लोन की बात की जाए तो 1,06,900 करोड़ के ग्रॉस बुक थी FY25 में, और जो कि पिछले 3 सालों में ही देखेंगे तो 20% के CAGR से ग्रो करी थी। और इस लोन बुक की भी 73% जो है वो सिक्योर्ड लोन है। तो कहने का मतलब है कि एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। 3 बिजनेस वर्टिकल्स है, एंटरप्राइज लेंडिंग के, एसेट फाइनेंसर और कंज्यूमर फाइनेंस के। और वैल्यूएशन की अगर बात की जाए ना, तो इस वक्त 3 टाइम्स FY27 की बुक पे वैल्यूएशन आ रहा है, जो कि रिटर्न ऑफ इक्विटी जो इनकी 14 से 15% है, उसको देखते हुए मुझे बहुत रीजनेबल लग रहा है। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखो तो अनलिस्टेड मार्केट में जो ये ट्रेड होता था 4 फिगर में, तो वहां से करीब आधे में आईपीओ आया, जो कि ये दर्शा रहा है कि मैनेजमेंट ने निवेशक के लिए टेबल पे बहुत कुछ छोड़ा। अगर इस स्टॉक को 1.5 साल का एक होराइजन दिया जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वापस से ये 4 फिगर में चला जाए।
तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चलिए, म्यूजिक टू ईयर्स, खास तौर पे जिन्होंने आईपीओ से पहले उस मार्केट में इन्वेस्ट करा हुआ था, आपके भाव तक तो नहीं लेकिन धीरे धीरे करके 4 डिजिट में तो पहुंच रहा होगा। HDB फाइनेंशियल्स, कल की लिस्टिंग, कल और आज के बीच में अब तो बढ़िया इशू प्राइस पे 20% का रिटर्न मिल गया और 1.5 गुना ही रिटेल भरा था, तो सबको ज्यादातर अलॉटमेंट भी आया हुआ है। तो डिसेंट से रिटर्न्स और लंबी अवधि के लिए होल्ड करिए। कल भी गौरांग सर से चर्चा हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा था। आज तो राजेश सर की 1 साल 1.5 साल की पिक भी आपकी स्क्रीन पे, तो बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। समय बचा नहीं तो इतना सारा था बात करने के लिए कि अगला आधा घंटा मैं और राजेश सर ऐसी टाइम पास कर लेते। पता नहीं उन्होंने माँ देखी कि नहीं देखी, F1 द मूवी देखी कि नहीं देखी। ऐसे जल्दी से बताओ, दोनों से कोई देखी क्या? खाली माँ देखी है मैंने। कैसी लगी? F1 नहीं। अच्छी है, मैं कहूंगा काजोल की एक्टिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। कहानी में वैसा कुछ नहीं है कि जो बहुत एक्साइटमेंट हो, बट एक्टिंग वाइज एक्टर्स अच्छे लगे। अरे हॉरर ही है कि हॉरर कॉमेडी? मुझे हॉरर कॉमेडी एज अ जॉनर बहुत अच्छा लगने लगा है। नहीं, वो हॉरर ही है। हॉरर कॉमेडी के लिए तो आपको कपकपी देखनी पड़ेगी, जो कुछ दिन पहले तुषार कपूर की आई थी। कप कपी? अच्छा, Yes. ठीक है, ये तो नाम तो नहीं सुना था मैंने। 3-4 हफ्ते पहले आई थी, मेरे ख्याल से अब OTT पे रिलीज होने वाली ही होगी। हाँ, तो OTT पे इंतजार रहेगा भाई। कल जुरासिक पार्क और कल एक और कोई सी थी जो रिलीज हो रही है। खैर, जुरासिक पार्क तो बनती है देखना। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आज सारे क्वेरी सॉल्व करने के लिए, अपनी पिक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। ब्रेक ले रहे हैं, अपनी अगली मुलाकात अगले शो में भी जुड़ूंगा, लेकिन 1:27